अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड मैंने सोचा कि ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जाए क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मेरे व्लॉग्स बड़े कम कम आ रहे हैं। उसकी रीज़न्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही। तो अच्छा, पहले ऐसे होता था जब मेरे व्लॉग्स बनते होते थे ना, तो सबने मुझे कहना कि क्या यार मॉल ही दिखाती रहती है, मॉल में ही रहती है, हर वक्त मॉल में बैठी रहती है। तो इस तरह के मुझे बहुत कमेंट्स आते थे और बहुत से लोग मुझे ये कहते थे, हाय भाई इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मौज में रह रही है, मौज की ज़िंदगी जी रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि इंसान की ज़िंदगी में ना कब उतार-चढ़ाव जो है ना आ जाते हैं। इंसान कभी उसकी लाइफ़ का फ़ेज़ बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो वो घूम फिर रहा है, तो आप उसको देख के माशाल्लाह लगा करें। हेटर्स हमेशा नफ़रत करते हैं और दूसरों को कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं। तो सारी ज़िंदगी तो इंसान की ज़िंदगी वैसी नहीं रहती, वो भी ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है, गुज़र जाता है। अब मेरी लाइफ़ का जो फ़ेज़ चल रहा है, मैं अब मॉल्स वगैरह में बिल्कुल नहीं जा पा रही हूँ। उसकी रीज़न्स ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और बहुत बिज़ी जा रही है, जिस वजह से अब मैं बाहर नहीं जा पाती उस तरह से। तो पहले मैं जा पाती थी, अब मैं नहीं जा पाती, ये मेरी लाइफ़ का फ़ेज़ चल रहा है। एंड सेकंड थिंग कि मुझे सब लोग बड़ा कहते होते थे, हाँ, आप कभी रोई हैं? आपको कभी दुःख मिला है? इस तरह का भी मुझे कमेंट्स मिलते होते थे कि आपकी लाइफ़ सही है, आपकी लाइफ़ जैसी लाइफ़ होनी चाहिए। ऐसे आप दूसरे की लाइफ़ देख के ना उसकी जैसी लाइफ़ मत माँगा करें, ठीक है? आपको नहीं पता उसकी ज़िंदगी में कब बुरा वक़्त आ जाएगा और उसने पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितना-कितना बुरा टाइम फ़ेस किया हुआ है। तो आप लोग उसकी लाइफ़ को देख के कहते हैं, हाँ, इसकी ज़िंदगी तो मौज में गुज़र रही है, ये तो बहुत मौजी बंदी है और इसकी लाइफ़ बड़ी अच्छी जा रही है, हमें भी ऐसी ही लाइफ़ चाहिए। तो उसकी ज़िंदगी में भी जब दुःख आएँगे तो वो भी फिर आपको मिल जाएँगे। तो अल्लाह का हर हाल में, हर वक़्त शुक्र अदा करें। जो आपके पास है वही बेहतर है, अल्लाह ने आपको वही बेहतरीन दिया हुआ है। दूसरे की ज़िंदगी का वो एक पहलू या एक पल देखकर आप डिसाइड कर लेते हैं, नहीं यार मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए। ऐसा मत किया करें क्योंकि आपको नहीं पता हो बिहाइंड द पिक्चर क्या है, बिहाइंड सीन क्या चल रहे हैं, ठीक है? हमें नहीं पता होता। मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, हाँ, हेटर्स नफ़रत करते हैं और आपसे तो वो नफ़रत में आके बहुत कुछ कह देते हैं, हाँ भाई इसकी ज़िंदगी बड़ी मौज में गुज़र रही है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, इसकी तो कभी ज़िंदगी में टेंशन आई नहीं होगी। मेरी ज़िंदगी में बहुत से टफ़ टाइम्स आए हैं एंड आई फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ हार्ड जो टाइम जो है ज़िंदगी का अकेले देखा है, अकेले गुजारा है। और ये फेस भी जो मेरी लाइफ का था, इसे भी बहुत हिम्मत के साथ इसका मुकाबला किया और बड़ी मुश्किल से ये गुजारा है। और जब इंसान पे मुसीबत आती है ना, वो वक्त नहीं गुजरता, वो कीड़ी से भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उसमें टाइम रन कर रहा होता है ना, 11 बज के 12, 1, 2 ऐसे बज जाता है, शाम हो जाती है, जैसे अब सहरी होती है तो इफ्तारी हो जाती है। लेकिन जब आपका प्रॉब्लम्समैटिक डेज़ चल रहे होते हैं ना, तो मैं आपको यकीन माने 1 सेकंड के बाद 1 मिनट भी नहीं गुज़रता और हम टाइम देखते हैं, यार अभी 8 ही बजे हैं, फिर 8 बज के अभी सिर्फ़ 5 मिनट ही हुए हैं और फिर 8 बज के अभी सिर्फ़ 10 मिनट ही हुए हैं। वो टाइम इतना स्लो हो जाता है, इवन कि वो भी यूजुअली डेज़ की तरह ही होता है, लेकिन पता नहीं वो टाइम बहुत स्लो हो जाता है, वो टाइम गुज़रता ही नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो टाइम नहीं गुज़रता। और स्पेशली जितने भी दिन हम हॉस्पिटल में रहे तो वो टाइम नहीं गुज़रता था। और ख़ास तौर पे तब जब ऑपरेशन थिएटर के हम बाहर थे, तो वो टाइम बिल्कुल ही नहीं गुज़रा था। और साढ़े 7 के करीब पेशेंट्स को अंदर ले जाते हैं, उन्होंने साढ़े 7 के करीब हमसे अम्मी अम्मी का स्ट्रेचर अंदर चला गया था। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही सर्जरी नहीं होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो 20 सर्जरीज़ थी और उसमें से मेरी अम्मी का जो नंबर था वो 12वां था, ठीक है? अब लेकिन मैं ना अंदर जाना चाह रही थी क्योंकि अंदर पेशेंट स्टे रूम होता है, जिसके अंदर आप पहले से पेशेंट के साथ खड़े रह सकते हैं। उसके बाद जब उनको ऑपरेशन थिएटर रूम में लेके चले जाएँगे तो फिर आप तो नहीं जा सकते आगे, आपको इजाज़त ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लास्ट टाइम भी क्योंकि 2 दफ़ा ऐसे हुआ था कि हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर गए और हमने अंदर अम्मी को भेजा और सर्जरी कोई नहीं हुई। एक दफ़ा टाइम ख़त्म हो गया था,
जिस दिन फ्राइडे होता है उस दिन सिर्फ 12 बजे तक सर्जरीज होती हैं और उस दिन टाइम ख़त्म हो गया था और एक दफ़ा बारी नहीं आई थी। ट्यूसडे वाले दिन जो है वो 4 बजे तक सर्जरीज होती हैं और उस दिन बारी नहीं आई थी। वो दरमियान में ब्रेक ले लेते हैं लंच की। उसके बाद जब वो आते हैं तो फिर उसके बाद वो छोटी मोटी सर्जरियाँ करती हैं, जिसमें वो नाक की सर्जरी होती है, जिसमें कोई छोटी छोटी कान की सर्जरी होगी, ऐसी सर्जरी कर लेते हैं। तो उस दिन हमारी बारी नहीं आई थी। एंड थर्ड टाइम हम लोग गए थे तो फिर मैंने कहा अब पहले 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि हमें बाहर बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है और हम लोग टेंशन भी लेते हैं। जनवरी में बहुत ठंड थी और बाहर ना हाथ-पाँव फ्रीज़ हो जाते हैं ना, आप लोगों को इतनी ठंड लगती है। तो मुझे यही टेंशन होती थी कि अब अंदर क्या हो रहा होगा, कि अंदर कहीं अम्मी को कँपकँपी ना हो रही हो, क्योंकि अम्मी को तो बहुत ठंड लगती है और ऐसे बहुत से बुरे-बुरे ख़्याल आते थे, जिसकी वजह से जब मैं पहली दफ़ा गई थी तो मैं बेहोश हो गई थी बाहर, बिकॉज़ ऑफ ओवरथिंकिंग एंड बिकॉज़ ऑफ कि मैंने कुछ खाया नहीं था और एंड बिकॉज़ ऑफ मैं 2 दिन से सोई नहीं थी। तो मैं बेहोश हो गई थी, ये मेरे साथ हुआ था। बट जिस दिन फिर अम्मी की सर्जरी थी उस दिन फिर मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, नहीं अब मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है और मुझे बेहोश नहीं होना है और मुझे पॉजिटिव रहना है। और फिर मैंने माइंड बनाया था कि मैं अंदर जाऊँगी, तो मैंने उनसे कहा मुझे अंदर आना है। तो वो कहते हैं आज आपकी अम्मी की पहली पहली सर्जरी आपकी अम्मी की करवानी है। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मी का नंबर तो 12 पे है, इस दफ़ा भी हमें बहुत नीचे रखा गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सिफ़ारिश वगैरह नहीं चलती है ना, तो आप कितनी भी करवा लें सिफ़ारिशें वगैरह, कोई सिफ़ारिश नहीं चलती, जो आपका नंबर है उसी पे होनी है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा नंबर ही बहुत उन्होंने नीचे करके डाला है, तो मुझे अंदर जाने दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं आज तो आपकी अम्मी की सर्जरी होगी। तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया अंदर, मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैंने अम्मी को जब देखा और मैं बहुत ज़्यादा ना उस टाइम वो टाइम बहुत बड़ा मुश्किल होता है जब आपका पेशेंट अंदर चला जाता है। अच्छा अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा दुआएँ माँग रही हूँ और मैंने उस दिन सोचा था कि मैं रोऊँगी भी नहीं। बट जैसे ही 9 बजे तो आई वाज़ क्राइंग, तो मैं रोना शुरू हो गई। क्योंकि जब और उस दिन हुआ ये था कि अम्मी से जो पहले जो 11 पेशेंट्स थे ना, अम्मी के 12वाँ नंबर ही था। पहले अम्मी की पेशेंट नहीं सर्जरी नहीं हो सकती थी। हुआ ये कि वो जो 11 लोग थे उनकी बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी। किसी की इको की रिपोर्ट नहीं थी, किसी के पास ब्लड लिस्ट नहीं, ब्लड की रिपोर्ट नहीं थी, मतलब कि ब्लड चाहिए होता है ना, उसकी पिक्चर नहीं, रसीद नहीं थी कि ब्लड नहीं जमा करवाया। किसी के सामान में कमी थी, हमें सामान जमा करवाना होता है सर्जरी के लिए, वो किसी का वो कम था। किसी की एक्स-रे रिपोर्ट मिसिंग थी, किसी के इंजेक्शन मिसिंग थे। इंजेक्शन जो हमें एब्डोमिनल जो हड्डी है पीछे लगना है बेहोशी के लिए, किसी के पास वो इंजेक्शन नहीं था। अच्छा जी, एक पेशेंट की सिरिंजें बहुत कम थी, उनकी भी फिर उन वो पहले उन्हीं सब 11 पेशेंट्स के जितने भी लोग हैं उनको बुलाया गया था। अच्छा जी, आपकी ये चीज़ कमी, तो उनके पास नहीं था, उन्होंने कहा लेकर आएँ। और अम्मी को उन्होंने 3 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल, नहीं जी आपकी तो करनी नहीं है, आपका नंबर नहीं है, क्योंकि आपका नंबर 12 है और आपसे पहले इतने लोगों की सर्जरी है, सर्जरी उन्हीं की पहले होगी, आपकी पहले नहीं होगी। अब ये आप देखेंगे उससे पहले जो है वो शब मेराज थी, हम लोगों ने इस रात मैंने बहुत दुआएँ की थी कि अल्लाह ताला अब जो भी हो ना कल सर्जरी हो जाए, क्योंकि हमें अब 22 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में। अब मैं तो अब दिन ब दिन वहाँ पे ना तकलीफ़ बढ़ती है, कम नहीं होती। तो हमारी सब चीज़ें कंप्लीट थी, इको रिपोर्ट थी, सच शुगर, बीपी सब टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स, चेस्ट रिपोर्ट, एवरीथिंग, ब्लड भी हमने अरेंज करके रखा हुआ है, सब कुछ हमने रखा हुआ है ना। अब वो जो 11 लोग हैं उनकी सब चीज़ें मिसिंग हो गई, अल्लाह की तरफ से है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अब इनकी ही सर्जरी होगी पहले। बट ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम तो उन्होंने हमें दोबारा अंदर बुलाया। उन्होंने कहा कि आपकी अम्मी को ये मसला है और सर्जरी के दौरान कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस हैं। तो जब उन्होंने ये बात की थी तब बहुत तकलीफ़ हुई थी और अच्छा जब उन्होंने हमसे ये बात की ना और हमसे सिग्नेचर वगैरह लेने के लिए हमें बुलाया कि कुछ भी हो सकता है, ऐदर आप ये सर्जरी कामयाब होगी, सर्जरी के दौरान भी कुछ हो सकता है, आपकी अम्मी को ये हार्ट का मसला है और जब सर्जरी होती है तो सारा खिंचाव दिल पे पड़ता है। तो ख़ैर हम लोग ज़मीन हाथ पैरों के नीचे से निकल गई थी और रूह भी निकल गई थी, लेकिन साइन करने ज़रूरी थे, क्योंकि वो हिसाब हो जाता है आगे खाई है पीछे कुआँ है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, साइन भी करने ही करने हैं, सर्जरी भी होनी ही होनी है। तो कुछ भी करके साइन कर दिए। अब साइन कर दिए, हम बाहर आ गए।
अब अम्मी का स्ट्रेचर बाहर आता है, वो जो स्ट्रेचर जिसमें हम लेकर जाते हैं वो अम्मी का स्ट्रेचर बाहर आ गया, और तब बहुत रोना आता है जब स्ट्रेचर बाहर आता है। स्ट्रेचर पे मरीज़ का सामान होता है, उसका कंबल, उसका तकिया, उसकी चादर वगैरह सब उसका सामान बाहर दे देते हैं, उस जो भी उसके साथ होता है। तो अब जब सामान बाहर आ गया तो अब पता था कि अम्मी की सर्जरी स्टार्ट हो गई है। उस वक़्त ना चाहते हुए भी सोचा भी नहीं था कि नहीं रोना, लेकिन फिर बहुत रोए हम लोग, इतना रोए, बहुत ज़्यादा रोए। एक दूसरे के गले लग के वो रो रहे हैं। बट अब सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है, अब एक एक मिनट और कीड़े की तरह गुजर है। खैर अल्लाह ताला को हम बच्चों पे तरस आ गया कि क्योंकि हमारी माँ के अलावा हमारा कोई भी नहीं है, और अल्लाह की आजमाइशें बड़ी सख्त होती हैं और इंसान का इम्तहान लेती हैं, लेकिन कहते हैं अल्लाह आपकी हिम्मत से ज़्यादा आप पे आजमाइश नहीं डालता। तो वो सच ही है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें बुला लिया, तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट्स के बाद उन्होंने हम बुलाया अंदर कि आपकी अम्मी अंदर है। और हम अंदर गए, अम्मी ठीक थी, उनको वो हार्ट बीट उनकी चेक हो रही थी, बट क्योंकि उनको हार्ट का मसला था इसलिए उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। हार्ट पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उसे आप बेहोशी कर दोगे तो फिर उसके साथ कब क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, उन्होंने जो सर्जरी है वो बहुत समझदारी से की, और अम्मी होश में ही थी और हम अम्मी से मिले अंदर, और वो जो खुशी थी ना तो वो डिस्क्राइब नहीं हो सकती। मतलब कि आप लोग मुझे अक्सर ये बात समझ में नहीं आती थी कि हमारे खुशी के आंसू कौन से होते हैं। तो उस टाइम जो हमारी आंखों में आंसू थे ना वो खुशी के आंसू थे। तो फिर मैंने अपनी क्योंकि 12 बजे के बाद वो पेशेंट का खाना पीना भी बंद कर देते हैं, पेशेंट भी नहीं खा सकता, आप भी नहीं खा सकते। तो उस वक़्त भी मैंने कुछ नहीं खाया। जब वार्ड में हम गए तो फिर वो बोतल लगा देते हैं ग्लूकोज़ की, तो फिर जब वो लगी थी तब मैंने खाना खाया। एंड दिस ऑल जर्नी इज़ वेरी टफ। और उसके बाद जब हम घर भी आ जाते हैं तब भी सफ़र बहुत मुश्किल है, टाँकें लग चुकी हैं, उन्होंने प्लांट अंदर डाल दिया है, बट चल तो इंसान फिर भी नहीं सकता। फिर उसके बाद टाँके सूख जाते हैं, फिर वो खुलते हैं, फिर वो पे स्टेज भी पार कर ली, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज़ आपको कहते हैं कि करवाएँ, फिर हमने वो स्टेज भी पार कर ली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ढाई महीने बाद मेरी अम्मी चल रही हैं। तो उन्होंने अब हमें थोड़ी-सी चलने की इजाज़त दे दी कि अब इन्हें आप हल्का-हल्का चलाएँ वॉकर के ज़रिए। अभी वो प्रॉपर नहीं उस तरह से तो नहीं चल रही जिस तरह से पहले चलती थी, बट ये है कि फाइनली शी इज़ वॉकिंग नाउ। और ये बहुत टफ जर्नी थी, और आप सब लोगों ने बहुत दुआएँ की हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत हिम्मत दी, हमने बहुत सब्र से ये वक़्त गुज़ारा, और रमज़ान में हमने रोज़े भी रखे, दुआएँ भी की अपनी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा, और फाइनली ये मुश्किल वक़्त जो है वो गुज़र गया। लेकिन सुनने वालों को लगता होगा हाँ, अच्छा गुज़र गया, हाँ, अच्छा अभी कल तो गिरी थी और अब चल भी पड़ी हैं। लेकिन आप उस पेशेंट से पूछें कि उसके लिए कितनी मुश्किल ज़िंदगी रही है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर है, तो वो अपनी टाँग के साथ 5 किलो की ईंटें बाँध के नहीं लटकाना चाहेगा। जब उन्होंने अम्मी की टाँग के साथ 5 किलो की ईंटें लटका दी थी, तो ये बहुत तकलीफ़देह होती है। 22 दिन आपकी टाँग के साथ 5 किलो की ईंटें लटकाई हुई हैं, वो भी टूटी हुई टाँग के साथ। और तकलीफ़ जो है वो सर्जरी के बाद कम हो जाती है, बट होती रहती है, क्योंकि मेरी अम्मी को शुगर है तो फिर उसमें थोड़ी रही। और जब हम घर आए थे उनके टाँके भी ख़राब हो गए थे, वो क्योंकि उनको शुगर है इस वजह से। बट फिर हम लोगों ने उनके लिए प्राइवेट डॉक्टर करवाया था, उसने काफ़ी केयर की, जिसकी वजह से फिर उनकी जो टाँके वो ठीक हो गए और सब ठीक हो गया। तो हाँ, डॉक्टर और मेडिसिन्स और आप केयर करते हो, ख़्याल रखते हो अपने पेशेंट का, तो फिर आपका पेशेंट ठीक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ख़्याल रखते हैं। अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आपका पेशेंट चल भी पड़ेगा, अगर आप ख़्याल रखेंगे तो वो वक़्त से पहले भी चल पड़ेगा। देखिए हमें डॉक्टर कहते थे कि 3 टू 4 मंथ लगेंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने के बाद अम्मी अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। तो ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत करेंगे, उसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये मैं कहूँगी कि नाकामी से कामयाबी तक का जो सफ़र है ना, ये बहुत मुश्किल था। नाकामी मेरी उस दिन थी जिस दिन मेरी माँ गिर गई थी, और कामयाबी का दिन आज है जब मेरी माँ को डॉक्टर ने चलने की इजाज़त दे दी है। तो ये
सफ़र आसान नहीं रहा, ये बहुत मुश्किल रहा है। खुदा ना करे कभी किसी पे ये सफ़र आए, खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो और कोई ही भी उस वार्ड और उस हॉस्पिटल में ना जाए। बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल में ज़िंदगी गुज़ारना, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि वो आपकी नहीं सुनते। डॉक्टर्स सबके साथ इक्वल बिहेवियर करते हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ भी हैं। आपकी बारी तब भी आएगी जब आपसे पहले फिर चेक हो चुके हैं। आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी मरीज़ों को ट्रीट किया जा रहा है। आपकी दवाई भी तब ही मिलेगी जब बाकी मरीज़ों को मिल जाएगी। आपका जो नंबर है आपको तब भी मिलनी, उससे पहले नहीं मिलनी। आपके साथ जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको खुद ही देखने हैं। either you are a बीपी पेशेंट, either you are a डायबिटिक पेशेंट, either you are a हार्ट पेशेंट, ये आपकी सर दर्द है, हमारी सर दर्द नहीं है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलता है, सबको ही ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, हमें भी ऐसे ही मिला था, लेकिन हाँ, हम सब्र से वो वक़्त गुज़ारते थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके। तो हाँ, जब हमारी 2 दफ़ा नई भी सर्जरी हुई थी, तो बहुत से लोग कहते थे आपको कंप्लेन करनी चाहिए, तो मैं ये कहती थी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में यही सर्जरी 5 से 6 लाख की है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो आपका 2 लाख तो लग ही जाता है। इतना तो कहीं नहीं जाता, क्योंकि आना-जाना, खाना-पीना, दवाइयाँ, मेडिसिन्स और खर्चा, ब्लड, ये वो बहुत कुछ कर करा के 2 लाख लग जाता है आपका। तो जितने दिन फिर वो आपको लटकाते हैं उस हिसाब से, तो ये इतने लग जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसमें सिर्फ सर्जरी के 5 से 6 लाख रुपए है और फिर उधर बेड के अलग से पैसे हैं, मेडिसिन के अलग से पैसे हैं, तो वहाँ आपका 12-13 लाख कहीं नहीं है, वहाँ ये हिसाब होता है। तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हम नहीं गए, क्योंकि हम एक तो हमारा केस सीरियस था और क्योंकि अम्मी को हार्ट का मसला है और दिल जो था वो 40% रह गया था, इस वजह से हमें प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने तो वैसे ही नहीं लेना था। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे और वहाँ पे आप सब बराबर हैं। आपको आपको कोई भी नहीं सुनेगा। वहाँ पे आपको जिस तरह दूसरे पेशेंट के लिए साथ बिहेवियर हो रहा है, आपके साथ भी वैसे ही होगा। नो वन इज़ सुपीरियर, एवरीवन इज़ इक्वल। तो वहाँ जाके मुझे ये भी पता चला कि सब बराबर हैं, सबके बेड्स एक जैसे हैं, सबके ऊपर एक ही चादर बिछी हुई है, सबको एक ही तरह के डॉक्टर देखने आ रहे हैं, सबको एक ही तरह की मेडिसिन दी जा रही है, सबको एक ही ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप 2 वक़्त का 3 वक़्त का खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई हड्डी-वड्डी नहीं टूटी है, आपके पास सब कुछ है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और हर हाल में खुश रहा करें। अच्छा जी, चलिए ये थी सारी आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी थी कि फाइनली ये दिन आ चुका है। अच्छा जी, आप जो है आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रहिएगा। मेरी अब आप लोगों से अगले व्लॉग में बात होगी और मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई-नई बातों के साथ, नई-नई चीज़ों के साथ। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ज़िंदगी में हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश रहें। और ज़िंदगी वैसे ही बहुत थोड़ी-सी है, छोटी-सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो जितनी ज़िंदगी है खुश रह के गुज़ारें, दूसरों को खुश रहने दें और दूसरों को दुआएँ दें, किसी को भी बुरी नज़र या से मत देखें, आप लोगों की बुरी नज़रें लग जाती हैं, दूसरे बंदे उसको सर्वाइव करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि मुझे अपनी ख़ास दुआओं में और भी याद रखिएगा, मेरी अम्मी के लिए दुआ करते रहिएगा, मेरे घर वालों के लिए दुआ करते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।